हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। हमने इससे पहले वीडियो में मनोविज्ञान का एक चैप्टर किया था। हमने तंत्रिका तंत्र हमने स्टार्ट किया था और तंत्रिका तंत्र के अंदर हमने न्यूरॉन जो नर्व सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम तंत्रिका तंत्र के कुछ और भागों का वर्णन करेंगे। आज हम तंत्रिका तंत्र के अंदर करेंगे तंत्रिका आवेग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से इस वीडियो को। और यह वीडियो एमए की परीक्षाओं के लिए, बीए भाग फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर और कंपटीशन के लिए, खासकर नेट जेआरएफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आज हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका आवेग। तंत्रिका तंत्र के अंदर नर्व इम्पल्स क्या होता है उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। न्यूरॉन के कार्य के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रकार के प्रश्न ढूंढने के लिए उनमें रुचि दिखलाई है। यानी कि इससे पहले हमने जो न्यूरॉन किया था, न्यूरॉन हमने समझा था कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन मानी जाती है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में सूचना किस तरह प्रभावित होती है, यानी कि एक ही न्यूरॉन में सूचना किस तरह से प्रभावित है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचनाएं किस तरह से प्रभावित होती हैं। एक प्रश्न तो ये है कि एक ही न्यूरॉन में सूचना कैसे पहुंचती है, प्रभावित होती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक ही न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचनाएं किस तरह से प्रभावित होती हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन तंत्रिका आवेग से संबंधित क्वेश्चन है। तो जहाँ तक कि पहले प्रश्न का संबंध है, यानी कि एक न्यूरॉन में सूचना किस तरह से प्रभावित होती है, इसका सीधा उत्तर यह है कि एक ही न्यूरॉन में सूचनाएं तंत्रिका आवेग के द्वारा प्रभावित होती हैं। यानी कि न्यूरॉन के अंदर जो सूचनाएं जाती हैं वो तंत्रिका आवेग, नर्व इम्पल्स के माध्यम से ही प्रभावित होती हैं। यानी कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से सूचनाएं जाती हैं न्यूरॉन के अंदर। तंत्रिका आवेग को क्रिया विभव, एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचनाएं तंत्रिका आवेग द्वारा ही प्रभावित होती हैं। यानी कि एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन के अंदर जब सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो नर्व इम्पल्स के माध्यम से, यानी कि तंत्रिका आवेग के माध्यम से ही जाती है। परंतु इसमें संधिस्थल प्रवाह की भूमिका भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्व इम्पल्स के माध्यम से ही सूचनाएं जाती हैं। इसके अंदर एक चीज़ और है, संधिस्थल प्रवाह है। इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, जिस पे बाद में हम प्रकाश डालेंगे। अब तत्काल हम लोग तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स के स्वरूप पर थोड़ा सा विचार करते हैं। अब तंत्रिका आवेग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तंत्रिका आवेग से तात्पर्य एक अति लघु अवधि के लिए, अति लघु अवधि, मनोविज्ञान की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है। अति लघु अवधि का मतलब होता है शॉर्ट टर्म टाइम, यानी कि शॉर्ट टाइम के अंदर अति लघु अवधि के लिए एक्सोन में प्रभावित होने वाली विद्युतीय घटना, यानी कि इलेक्ट्रिक इवेंट में होता है। यानी कि तंत्रिका आवेग से जो हमारा जो संबंध है उससे हम क्या समझते हैं। तंत्रिका आवेग का मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए एक्सोन के अंदर एक छोटे समय के लिए एक ना इलेक्ट्रिक इवेंट्स होता है, यानी कि घटना घटती है, विद्युत घटना घटती है। यह लघु और तीव्र होती है। यह जो घटना जो घटती है ना, छोटी सी टाइम के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बट बहुत फास्ट होती है। यह जो घटना घटेगी वो बहुत ज़्यादा छोटे से समय के लिए होती है, लेकिन उसका जो वेग होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। और इसे ही अंग्रेजी के अंदर स्पाइक भी कहा जाता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि विद्युतीय घटना को क्या बोलते हैं। विद्युतीय घटना को स्पाइक भी बोलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि न्यूरॉन में तंत्रिका की उत्पत्ति कैसे होती है। न्यूरॉन के अंदर तंत्रिका की उत्पत्ति कैसे होती है। जब न्यूरॉन आराम की अवस्था में होता है, यानी कि जब न्यूरॉन थोड़ा सा आराम करता है, जब वो कोई वर्क नहीं करता, अर्थात वह किसी उद्दीपक के द्वारा उत्तेजित नहीं होता है। यानी कि जब न्यूरॉन आराम करता है और किसी उद्दीपक के माध्यम से वह कोई स्टिमुलेट होता है, उसके द्वारा वह उत्तेजित नहीं होता है, तो न्यूरॉन के कोष झिल्ली, यानी न्यूरॉन के अंदर एक कोष झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको अंग्रेजी के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के भीतर एक तरल पदार्थ, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर ऋणात्मक विद्युतीय आवेश, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। जब न्यूरॉन आराम की अवस्था में होता है, यानी कि न्यूरॉन उद्दीपक के द्वारा उत्तेजित नहीं होता है, तब न्यूरॉन की कोष झिल्ली के भीतर एक
लिक्विड पदार्थ होता है जो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज उसको बोलते हैं, तथा उसके बाहर के तरल पदार्थ में धनात्मक विद्युतीय आवेश भी होते हैं। यानी कि अंदर तो उसके नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और बाहर उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस के। इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। इसका जो चित्र है आप देख भी सकते हो, ऊपर ये चित्र बना हुआ है, ये वाला आप इसको देख सकते हो, इसमें प्लस और माइनस है। जब न्यूरॉन आराम की अवस्था में होता है तो कोश झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन में हल्का विद्युतीय आवेश यानी कि 70 मिली वोल्ट का होता है। जब यानी कि न्यूरॉन जब यानी कि ईजी वे में होता है, ईजी कंडीशन में होता है, तो उसमें जो उसकी जो कोश झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें एक हल्का सा लाइट विद्युतीय आवेश होता है जो 70 मिली वोल्ट का होता है, 70 मिली वोल्ट का होता है। इस विद्युतीय आवेश का कारण यह है कि अब इसका रीजन ये है कि कई तरह के आयन्स अर्थात ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल्स जैसे सोडियम SO+, पोटेशियम K+, क्लोराइड Cl+, Cl+ आदि कोश झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बाहर और भीतर होते हैं। यानी कि ये न्यूरॉन की कोश झिल्ली है, उसके ये बाहर भी होते हैं और ये भीतर भी होते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये अंदर और बाहर होते हैं। व्यक्ति के सभी प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं वो आयन्स के कारण ही होते हैं। मनुष्य हम जितने प्रकार के हम जो कार्य करते हैं, इन कार्यों को करने के पीछे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आदि जो कोश झिल्ली के बाहर और भीतर होते हैं, उनके माध्यम से ही, उन आयन्स के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। तथा झिल्ली के बाहर से भीतर तथा भीतर के बाहर आयन्स के विनिमय से तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है और उसके बाहरी तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है। चूँकि झिल्ली के भीतर ऋणात्मक आवेशित कण तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं, यानी कि झिल्ली के भीतर ऋणात्मक आवेशित कण तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। जो झिल्ली है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर नेगेटिव आवेश चार्ज आपको अधिक मिलेगा। न्यूरॉन की इस तरह की अवस्था को विश्राम विभव रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है। और न्यूरॉन की इस तरह की अवस्था को, इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं हम? विश्राम विभव रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। तथा धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के उक्त वितरण को ध्रुवीकरण पोलराइजेशंस भी कहा जाता है। और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के जब ये इसका जो वितरण किया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो इसको ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन की कंडीशन भी कहा जाता है। न्यूरॉन में विश्राम विभव की अवस्था स्वतः नहीं बनी रहती है, बल्कि इसके लिए भी न्यूरॉन को कार्य करना पड़ता है। अब न्यूरॉन के अंदर जो विश्राम विभव है, उसकी कंडीशन यानी कि न्यूरॉन स्वयं विश्राम नहीं करता, उसके लिए उसको भी कार्य करना पड़ता है, न्यूरॉन को कार्य करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में न्यूरॉन को कुछ विशेष प्रकार के आयन को कोश झिल्ली के भीतरी भाग से बाहर तथा दूसरे तरह के आयन को कोश झिल्ली के बाहरी भाग से भीतर को काम करना पड़ता है। यानी कि न्यूरॉन को बाहर से भीतर और भीतर से बाहर भी न्यूरॉन को कार्य करना पड़ता है, तभी वह विश्राम यानी कि रेस्ट की कंडीशन के अंदर वो आता है। अब झिल्ली के बाहर वाले सोडियम आयन्स अर्थात आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल्स जो धनात्मक पॉजिटिव होते हैं, झिल्ली के भीतर आने लगते हैं। अब क्या होएंगे, जो झिल्ली के बाहर जो सोडियम आयन्स है ना, जो ऊपर जो बताया था सोडियम है और इसके अलावा ये पोटेशियम, क्लोराइड, ये जो बताए थे, ये अंदर और बाहर दोनों होते हैं। इसी से हम मनुष्य कार्य करते हैं। तो इस अब झिल्ली के बाहर वाले सोडियम आयन्स अर्थात आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल्स जो धनात्मक पॉजिटिव होते हैं, झिल्ली से बाहर आने लगते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो झिल्ली से बाहर आने लगते हैं, जिसके कारण बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अर्थात 1 मिली सेकेंड यानी कि एक मिली सेकेंड के लिए न्यूरॉन के कोश झिल्ली का भीतरी भाग धनात्मक रूप से आवेशित पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कोश झिल्ली के धनात्मकता में यह लघु परंतु तीव्र परिवर्तन को ही क्रिया विभव तंत्रिका आवेग कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप न्यूरॉन का विश्राम विभव समाप्त हो जाता है। अब क्या करता है कि जब वो बाहर आ गया तो उसका न्यूरॉन का जो विश्राम, जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, वो समाप्त हो जाता है। और न्यूरॉन उत्तेजित हो जाता है। और जो न्यूरॉन है हमारा वो उत्तेजित हो जाता है, यानी कि एक्शन मोड के अंदर वो आ जाता है। न्यूरॉन के आवेशित कणों में इस तरह के परिवर्तन को अध्रुवीकरण
डेपोलराइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब न्यूरॉन उत्तेजित होता है, यानी कि जब न्यूरॉन उत्तेजित होता है, वर्क की कंडीशन में होता है, जब न्यूरॉन उत्तेजित होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति के साथ उत्तेजित होता है। यानी कि न्यूरॉन ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की शक्ति यूज करेगा, वो जब जब चार्ज होगा तो न्यूरॉन फुल चार्ज होता है, यानी कि जब वो कार्य करेगा, उत्तेजित होएगा, यानी कि स्टिमुलेट होता है, तो वो पूरी शक्ति के साथ ही उत्तेजित होता है। और उसके उसके इस शक्ति का संबंध उद्दीपक की तीव्रता से नहीं होता है, और इस शक्ति, इसकी जो पावर का संबंध है उद्दीपक की तीव्रता, यानी कि स्टिमुलेट, जिससे वो स्टिमुलेट हो रहा है उससे नहीं होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि न्यूरॉन में उत्पन्न उत्तेजन की शक्ति या तो पूर्ण होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि उद्दीपक की अधिक तीव्रता होने पर न्यूरॉन अधिक शक्ति के साथ उत्तेजित होता है तथा उसकी तीव्रता कम होने पर न्यूरॉन कम शक्ति के साथ उत्तेजित होता है। यानी कि न्यूरॉन की उत्तेजना के अंदर उद्दीपक का, यानी कि उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, यानी कि कोई ऐसा प्रभावक जो प्रभाव डालता है, यानी जिससे वो चार्ज होता है। यानी कि आप उद्दीपक से आप समझ सकते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर कोई वस्तु उद्दीपक, यानी कि उद्दीपक की तीव्रता से न्यूरॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूरॉन जब चार्ज होता है वो अपनी फुल एनर्जी के साथ ही ऊपर उठता है, यानी कि उसके अंदर पावर आती है। ऐसा नहीं होता है कि उद्दीपक की अधिक भावना तीव्र होने पर न्यूरॉन अधिक शक्ति के साथ उत्तेजित हो जाता है तथा उसकी तीव्रता कम होने पर न्यूरॉन कम शक्ति के साथ उत्तेजित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर किसी उद्दीपक द्वारा न्यूरॉन उत्तेजित हो गया है, यानी कि किसी उद्दीपक के द्वारा न्यूरॉन उत्तेजित हो गया है, तो वह उस उत्तेजित अवस्था की शक्ति हमेशा पूर्ण ही होगी। इसे पूर्ण या बिल्कुल नहीं का नियम, ऑल ओवर नन लॉ कहा जाता है। विभिन्न यूरोप में तंत्रिका आवेग की आवर्ती फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। न्यूरॉन्स बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, तो उसके अंदर अलग अलग आवर्ती, उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। मनुष्यों में प्रति सेकंड 500 तंत्रिका आवेग तक की उत्पत्ति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देना अपने एग्जाम के अंदर कि मनुष्य में प्रति सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 500 तंत्रिका आवेग तक की उत्पत्ति होती पाई जाती है। करीब 1 या 2 मिली सेकंड के बाद न्यूरॉन की कोश झिल्ली सेल मेम्ब्रेन अपनी मौलिक अवस्था में वापस लौट आती है। न्यूरॉन काफ़ी सक्रिय होकर, यानी कि एक्टिव होकर धनात्मक आयंस, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, को भीतर से बाहर निकालता है। जो जब न्यूरॉन जब एक्टिव हो जाता है तो उसके जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको वो भीतर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, निकाल भी देता है, तथा ऋणात्मक आयंस को बाहर की और भीतर ले आता है। यानी कि पॉजिटिव को बाहर निकालता है और नेगेटिव आयंस को वो अंदर ले आता है। इसका चित्र आप पीछे देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप न्यूरॉन में पुनः विश्राम विभव की अवस्था कायम हो जाती है। जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव को बाहर और अंदर कर देता है, उसके बाद उसमें फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल की कंडीशन लागू हो जाती है और कोष पुनः उत्तेजित होने के लिए लगभग तैयार हो जाता है। इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूरॉन के विद्युतीय आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज में परिवर्तन के इस क्रम, जो धनात्मक और ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक को क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल की संज्ञा भी दी जाती है। इसको एक्शन पोटेंशियल की संज्ञा भी दी जाती है। क्रिया विभव इस अर्थ में क्रमिक विभव से भिन्न है। क्रिया विभव एक पूर्ण या नहीं अनुक्रिया है, जबकि क्रमिक विभव उद्दीपक की तीव्रता की मात्रा के अनुरूप परिवर्तित होता है। किसी न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स उत्पन्न होने के तुरंत बाद एक विशेष अवधि होती है। यानी कि अब एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर तंत्रिका आवेग जब उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद एक विशेष अवधि होती है, उसका एक विशेष टाइम होता है। ये देखो, किसी न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये बात लिखी हुई है कि किसी न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न होने के तुरंत बाद एक विशेष अवधि होती है जिसमें पुनः न्यूरॉन को उत्तेजित नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार उत्पन्न हो जाएगा तंत्रिका आवेग न्यूरॉन में तो उसको दोबारा उस न्यूरॉन को हम स्टिमुलेट नहीं कर सकते, उत्तेजित नहीं कर सकते, चाहे उद्दीपक की तीव्रता की मात्रा कितनी भी अधिक क्यों न हो, क्योंकि उद्दीपक की तीव्रता और उसकी स्लोनेस न्यूरॉन पे प्रभाव नहीं डालती। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उस लघु अवधि को लघु अवधि का मतलब शॉर्ट टाइम, उस शॉर्ट टाइम को निरपेक्ष दुर्लभ्य अवधि यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहा जाता है। यह अवधि 5 से 2 मिलीसेकंड तक की होती है। इस अवधि के बाद एक सतत प्रतिप्राप्ति कंटिन्यूस रिकवरी की अवस्था होती है जिसमें न्यूरॉन केवल वैसे उद्दीपक द्वारा उत्तेजित हो सकता है जिसमें तीव्रता सामान्य से अधिक होती है। जिसकी तीव्रता सामान्य से अधिक हो सकती है उसके माध्यम से न्यूरॉन उत्तेजित हो जाता है। इस तरह की अवधि
को सापेक्ष दुर्दम्य अवधि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड्स भी कहा जाता है। यह अवधि कुछ मिलीसेकंड की होती है। सापेक्ष दुर्दम्य अवधि की समाप्ति के बाद न्यूरॉन की उत्तेजनशीलता शक्ति पूर्णतः कायम हो जाती है और वह सामान्य तीव्रता के उद्दीपक से उत्तेजित होने के लायक हो जाता है। शरीर क्रिया मनोविज्ञान को फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने यह एक स्टडी की है और इन्होंने ये बतलाया कि मनुष्य की तंत्रिका आवेग की गति, जो मनुष्य है, मनुष्य के तंत्रिका आवेग की गति 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड से लेकर प्रति सेकंड 100 मीटर, यानी कि प्रति सेकंड 100 मीटर या 224 मील प्रति घंटा तक होती है। बड़े एवं लंबे एक्सोन वाले न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग की गति तीव्र होती है, जबकि लघु और छोटे एक्सोन वाले न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग की गति धीमी होती है। यानी कि बड़ा जो एक्सोन वाला न्यूरॉन होता है उसमें तंत्रिका आवेग की गति ज़्यादा बड़ी होगी और छोटा एक्सोन वाला जो न्यूरॉन होता है उसमें तंत्रिका आवेग की गति कम होती है। तो आज हमने पढ़ा है तंत्रिका आवेग, नर्व इम्पल्स, यानी कि न्यूरॉन का जो कार्य होता है वो तंत्रिका आवेग के माध्यम से होता है। और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और इसी से संबंधित मनोविज्ञान से हम और भी वीडियो लेकर आएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ इसको शेयर एंड लाइक भी इसको कीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव ए बाय बाय गुड डे, हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।